बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वाले इस नए साल के पहले प्रोग्राम में तमाम लोगों को हम वेलकम करते हैं। नया साल है मगर चैलेंजेस की अगर बात करें तो फिर वो वही पुराने हैं। असेंबली तहलील हो या फिर इलेक्शन हो, मुल्क भर के अंदर जो सियासी दंगल है वो अपने उरूज पर है। मुत्तहिदा का मुत्तहिद होना किसके लिए खतरा है? क्या पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल का फैसला वाकई 9 जनवरी को हो जाएगा? इसके ऊपर तफसील से बात होगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद की खूबसूरती को बर्बाद करने के लिए लैंड माफिया किस तरह से सरगर्म है। मास्टर प्लान के ऊपर तब्दीली के हवाले से फॉलो अप आज के प्रोग्राम मुकाबिल में दूसरे हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ महंगाई के तूफान से लेकर दहशतगर्दी के खौफ से निमटने तक अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम सियासी और अवामी मामलात के कुछ खास मेहमानों के साथ हम आमिर मतीन साहब का तजिया भी शामिल करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब आपके पास ही आते हैं। मेहमानों को तो तारुफ हम कराएंगे जैसे गाहे बगाहे हमारे साथ आएंगे। साल नया शुरू हो गया, मुझे बताइए कि जो असेंबली वाली चीज़ है ये यू टर्न ले लिया या वाकई कोई हिकमत अमलिया नून लीग की? पहले तो आपको और नाज़रीन को मुबारक हो कि हम नए साल में खैर मुबारक कर रहे हैं। मगर अच्छी बात ये है, पूरी खबर ये है कि जिस तरह 2022 में हम एक फजूल किस्म की खबरों के पीछे पड़ते रहे, गंदी सियासत, बड़ी नफरत आमेज़ किस्म की बयानबाजी, तो ये उम्मीद थी कि इस साल में नहीं होगा, मगर हालात उसी तरफ बल्कि ज़्यादा गंभीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैड न्यूज़ है। मगर बहरहाल अभी लेटेस्ट शुरू करते हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे डिसाइसिव फैक्टर पंजाब में होना है। हुकूमत बदलेगी, अगर असेंबली तहलील हो जाती हैं तो उससे फिर एक पूरी सियासत बदल जाती है। अब उस पर लेटेस्ट ये है कि पीडीएम ने वहाँ से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया हुआ था वो वापस ले लिया है। इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो भी वापस ले चुके हैं। अब लेने का वापस मतलब ये है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो अभी नंबर्स पूरे होते तो याद रहे कि स्पीकर के इलेक्शन में और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी होती है जी। वो जो क्लेम किया जा रहा है कि जितने बंदे हमने ख़रीद लिए हैं और हमारी जेब में हैं और जिनका ज़मीर जाग गया है, अगर वो ऐसी सूरत हाल होती तो सबसे पहला उसका इम्तिहान होना था कि ये डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के ख़िलाफ़ खुफिया राय शुमारी कराते। खुफिया राय शुमारी पे सुप्रीम कोर्ट की वो जो जजमेंट है कि जिसके मुताबिक वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं और उनका वोट भी काउंट नहीं होना, वो इस पर इतलाक़ नहीं होता था। सो अगर बंदे थे 10 बंदे तो ये उनके लिए मौका था प्रूव करने का कि देखें हमारे पास पूरे हैं, बाकी भी लोग कहीं उससे डर के पीछे शायद हट जाते। मगर इसका यही मतलब अखज़ किया जाता है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं। और अनाउंस किया है पीटीआई ने और उनकी पार्टी इत्तेहादी जो है क्यू लीग ने कि वो 11 की बजाय वो शायद 9 तारीख को 11 क्योंकि अदालत के अंदर दोबारा समाअत होनी है और इस बात का फ़ैसला होना है कि एफिडेविट उन्होंने दी हुई है कि गवर्नर साहब का वो उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने का क्या फ़ैसला दुरुस्त था कि नहीं था। अब लगता ही है कि वो 9 तारीख को ख़ुद ले लेंगे। अगर 9 तारीख को वो लेते हैं तो ये याद रहे कि उनके पास अगर नंबर्स ज़्यादा हैं पीटीआई के बाद तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके लिए 186 अफराद चाहिए, एमपीएस पंजाब में चाहिए, अगर तो वो ले लेते हैं तो वहीं किस्सा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद देखना होगा कि वो फ़ौरन तहलील करते हैं। फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि अगर लिया तो हो सकता है हम अदालत के पास जाएं, उनसे कहें कि वो जो आपने एफिडेविट ली हुई थी वो नो कॉन्फिडेंस लेने से कॉन्फिडेंस की मोशन लेने से पहले की थी। अब हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है तो अब हमारे लिए इजाज़त है कि हम इसको तहलील कर सकें। एक ये इस बात का इम्कान है, या वो लेने के बाद फिर 11 का इंतज़ार करेंगे कि इसको डिस्पोज ऑफ करें, वो करें। मगर फ़र्ज़ करें वो उनके पास 186 नंबर अगर नहीं भी हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं भी लिया जाता, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि 3 लोग उनके टूट गए हैं। इमरान खान ने भी इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे 3 लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। फ़र्ज़ करें वो नहीं भी लेते हैं तो परवेज़ इलाही अगर नंबर्स पूरे हैं पीटीआई के बाद तो चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही ही रहेंगे। उसकी वजह यह है, ये लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत होती है कि तरीक़ाकार ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेंगे। अगर लेट से कि वो अगर वो ले लेते हैं तो वो किस्सा ख़त्म। अगर नहीं ले पाते 186 नंबर, वाकई वो 3 नंबर उनके अगर कम हो जाते हैं
तो उसके बाद ये होगा कि एक दोबारा फॉर नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगा और इस दौरान परवेज इलाही ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और वो फौरी तौर पे उसी वक्त वो नए चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होगा। उसमें दोबारा 186 नंबर अगर किसी ने ले लिए तो वो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, अगर नहीं ले पाएगा तो फिर सेकंड राउंड होगा। उसमें कोई जिसकी भी अक्सरियत होगी एग्जिस्टिंग हाउस में से, लेट से कोई 182-83 लेता है, दूसरा 179 लेता है, तो 182 वाला भी 186 की जरूरत नहीं है। फिर वो जो है 185, 84, 82 कोई भी नंबर हो जिसकी एक से दूसरे से ज्यादा बढ़तरी हो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो अनटिल पीटीआई के पास नंबर कम ना हो गए, जिसका कि वो क्लेम इवन वो भी नहीं कह रहे कि 3 नंबर से ज्यादा है, तो वो चीफ मिनिस्टर उनका ही रहते हैं। हाँ, अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक तो गवर्नर साहब की सुबकी होगी और उससे मैं समझता हूँ पीडीएम की भी सुबकी होगी कि उन्होंने जो रोकना था, जो होना था, अगर नहीं रोक पाएंगे और उससे अदालत के से भी एक किस्म की ये चपेट ही कहा जाएगा ना इसको, कि आप एक रोकने की कोशिश करते हैं, अदालत कहती है कि जनाब ये भी हो सकता है कि अदालत कहे ये फैसला गलत था, और बहरहाल अभी आप ले चुके हैं या लेना चाहते हैं तो ले लें। तो ये एक किस्म की गवर्नर साहब के ख़िलाफ़ एक हटाया तो नहीं उनको जा सकता, मगर उनके ख़िलाफ़ एक स्ट्रक्चर आ सकता है अदालत की तरफ से, सदर साहब की तरफ से, और ओवरऑल एक पीडीएम की सुबकी होगी कि इन्होंने मौखर करने की कोशिश की और इन्होंने एक सियासी चाल चली या गैर आईनी तरीके से आगे बढ़े। आईनी तो नहीं, उन्होंने आईनी बना के की अभी तक, उसके अंदर आईनी गैर आईनी वो काम था कि जो इन्होंने पहले 25 बंदे खरीदे थे वो गैर आईनी भी था और गैर अखलाकी भी था। तो अब इस बात का एक झटका तो लगता है ना कि उन्होंने अपनी सियासी चाल चली और बताया कि आसिफ जरदारी सबसे भारी वो लाहौर में बैठ गया, यूं कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर वो फिजल आउट कर जाती है इनकी मूव तो एक उनके लिए काफ़ी मैं समझता हूँ बेइज्जती का समा होगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट मूव जो कि शहरी सिंध के हवाले से या मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के हवाले से है। आमिर साहब, क्यों ऐसा लग रहा है खतरे की घंटियां बज रही हैं, आज नहीं अभी नहीं अभी के अभी गवर्नमेंट गिर जाएगी? मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि मैं देख रहा था हमारे काफ़ी सारे टॉक शो पे भाई कि जी वो MQM जो है ना नाराज़ हो गई है और वो उसके बाद गवर्नमेंट ख़तरे में है, भागे भागे यहाँ से शबाशी मिल रहे हैं और कोई टीमें बजवा दी गई हैं कि वो खालिद मक्सी साहब भी नाराज़ हो गए हैं, उनको एलाइज को मनाने के लिए हुकूमत ख़तरे में है। गो के MQM का जो स्टांस है वो कानूनी और अखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे बड़ा जायज़ है कि हल्का बंदियाँ आप इस तरीके से नहीं बदल ली जा सकती जिस तरह की पीपल्स पार्टी सिंध में बदल रही है। वो एक अलग बहस है, उस पर बात करेंगे। मगर हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है MQM छोड़ जाए या खालिद मक्सी साहब छोड़ जाएं, बाप पार्टी छोड़ जाए। उसकी वजह यह है कि इनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई है। इमरान खान के रिज़ाइन करने के बाद से उसको अच्छा कह लें बुरा कह लें, सबसे ज़्यादा नुकसान MQM का हुआ है या एलाइज का हुआ है, जो उसको बार बार ब्लैकमेल करके 2-2, 3-3 वजारतें भी ले लेते थे, रोज़ की 4 फाइलें रख के काम भी करवा लेते थे। अब इनकी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एग्जिस्टिंग हाउस में से शहबाज शरीफ को अगर ये पीछे भी हट जाएं तो वो सिर्फ 1/4 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन डालने के लिए। इनके पास सारे मिला के भी वो नहीं होती है। और उसके बाद फिर जो है अगर फर्ज के नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ये नहीं कर सकते क्योंकि वो पीटीआई है नहीं है एग्जिस्टिंग, उसमें से यहाँ भी सेकंड राउंड होना है। अगर वो 172 नहीं ले पाते, अगर फर्ज करें ये कहीं से इकट्ठे बंद के वो भान के मती का कुंभा इकट्ठा कर लेते हैं और ये 1/4 करके नो कॉन्फिडेंस मोशन ले भी देते हैं और 172 नहीं भी लेते, जहाँ भी सेकंड राउंड होगा जिसके अंदर वो एग्जिस्टिंग हाउस में से, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग हाउस में शहबाज शरीफ हैं, पीटीआई क्योंकि जा चुकी भी है पीटीआई, और फर्ज करें एक आधा इनमें से 2-4-5 कम भी हो जाते हैं तो वो जो 30 लोटे बैठाए हुए हैं राजा रियाज साहब के साथ, उनमें से कोई 5-7 वोटें उधार लेके वो वोट डाल देंगे तो वो ज़रा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या फ़र्ज़ करें एग्जाम्पल उनके नंबर नहीं काउंट होंगे मगर एग्जिस्टिंग में से काउंट किया जाता है। चलिए इसमें मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें प्रोग्राम मुकाबिल के लिए ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों में मज़हर जो हैं क्योंकि इन्होंने कराची में बड़ा अरसा रहे, वैसे कौमी सियासत भी और बैनुल अक़वामी सियासत भी समझते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, मगर कराची और MQM में इनकी PhD है
इन्होंने उसकी वजह से इन्होंने और इनके भाइयों ने काफ़ी मार भी खाई हुई है, हिजरतें भी की हुई हैं और जान के ख़तरा भी मूल लिया हुआ है, और इसलिए ये कराची में ही रहते हुए ये खुल के बात भी करते हैं। मज़र बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अभी ये बताएं, मैंने अभी ये कह रहा था कि ये जो बहस चल रही है कि वो हुकूमत की को ख़तरा पड़ गया है वो जो है, और वो MQM नाराज़ हो गई तो पता नहीं, तो मैं हंस रहा था कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी आमिर, पहले तो शुक्रिया काइंड वर्ड्स। दूसरे ये कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, इस वक्त तो MQM मेरा ख्याल है अपनी हिस्ट्री की वीकेस्ट पोजीशन पे है। जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे थे, जब भी जो है वो गवर्नमेंट से नहीं निकलते थे, और अगर निकलते थे तो फिर उसी तरह निकलते थे जिस तरह कहा जाता था। मेरा ख्याल है 2022 में जब ये निकले हैं PTI को छोड़ के, तो उस वक्त कोई भी ऐसे रीजन नहीं थे PTI को छोड़ने के, लेकिन वो जाहिर है कहा गया तो निकल गए MQM। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें वो इतनी वीकेस्ट पोजीशन पे है कि उन्हें नजर आ रहा है कि वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। और ये जो कोशिशें हुई हैं अभी मर्जर की, अगर ये हो भी जाता है तो लॉन्ग टर्म में तो शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, लेकिन फौरी तौर पे तो बिल्कुल नहीं होता। इसलिए MQM मुझे लगता ये है कि गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं छोड़ेगी कि गवर्नमेंट छोड़ के वो किस पोजीशन पे होंगे। जाहिर है PTI उन्हें वेलकम नहीं करेगी, कोई और उनको वेलकम नहीं करेगा, वो ऑलरेडी एक वीकेस्ट पोजीशन पे है। डिलिमिटेशन हो नहीं जाएगी उनके बाहर निकलने से। और ये जो 2017 का, ये बात ठीक है कि डिलिमिटेशंस पे बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, सेंसस पर भी बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये सेंसस के बाद ही डिलिमिटेशंस हो सकती हैं। इस वक्त जो है वो MQM ने जो जवाब पैदा किया है, इस वक्त जो वो कर रहे हैं, क्योंकि ये PTI की गवर्नमेंट में भी उनका ये था और ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया था इनकी डिमांड, और इनके अकॉर्ड का हिस्सा है ये कि जी सेंसस होंगे, डिलिमिटेशन होंगी, फिर जनरल इलेक्शन होंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त पीपल्स पार्टी और MQM हमेशा से एडवर्सरीज रहे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए उस तरीके से तो नेचुरल लाई हैं, लेकिन एडवर्सरीज रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है MQM का वोट बैंक जो है वो 3 जमातों में तकसीम हो चुका है। एक जमात PTI ले गई है उनका वोट बैंक, फिर TLP ले गई है, फिर कुछ जमात इस्लामी में चला गया है, और जो बाकी बहुत सा वोट है वो MQM लंदन के साथ जुड़ा हुआ है जो खामोश है। तो MQM पाकिस्तान इस वक्त जो सिचुएशन, और PSP जो प्रोजेक्ट था वो भी नाकाम हो गया एक तरीके से, क्योंकि जो 22 अगस्त के बाद सिचुएशन, उससे पहले ही PSP बनी थी, तो वो ये बिल्कुल एक नए उसके साथ आए थे कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल MQM का नाम नहीं होगा, परचम नहीं होगा। और अब भी जो MQM पे जो इस वक्त जो मर्जर हो रहा है उसमें भी ये बात वाज़ेह तौर पे इनसे कही गई है कि MQM की पुरानी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का कोई हिस्सा नहीं होगा। मतलब हिस्से से मुराद ये कि कोई सेक्टर नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई राब्ता कमेटी नहीं होगी, एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये नहीं होगा कि सारी रात जो है वो, ये सारी चीजें वो हैं। तो वो लगता ये है कि लंदन की हर तरह की निशानी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। मज़र वो आपकी सॉरी कतकलाबी कर रहा हूँ कि इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो हल्का बदियाँ जिस तरीके से की जा रही हैं ये गैर अखलाकी भी हैं और ये गैर कानूनी भी हैं कि कानून ये कहता है कि आप 10% से ज़्यादा का फ़र्क नहीं एक हल्के से दूसरे हल्के का होना चाहिए, और यहाँ 50% का बताया जा रहा है कि हल्कों के अंदर फ़र्क डाला गया है। और ये टोटली पीपल्स पार्टी ने एक क्या कहें, ये धांधली है, बहुत बड़ी धांधली है। वो बिल्कुल कानूनी अपनी जगह, मगर MQM पे बस नज़र आती है मुझे, और वो एक इशू ढूंढना चाह रही है, क्योंकि ये टसोरी साहब के आने से और उनके टसोरी साहब को मजबूर किया, मैं तो समझता हूँ मजबूर ही किया गया एक्सेप्ट करना उनको। पहले उनको क्या क्या कुछ कह के निकाला नहीं गया, डॉक्टर अब्दुल सत्तार का बुरा भला कहा गया कि जी उनकी ATM मशीन है और इन पे क्या क्या पर्चे और इनके क्या क्या। अब वो उनकी टेबल पे जाके बैठते हैं, इशू है कोई नहीं है तो वो इसका इशू बनाना चाहते हैं। मैं अखज़ करने में ठीक हूँ? आमिर देखेंगे, कामरान टसूरी ही वजह तनाज़ा बने थे जब 2016 में सिचुएशन डेवलप हुई थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक बात पे इनका
मुस्तफ़ा कमाल का, एमक्यूएम पाकिस्तान का और इवन फारूक सत्तार का, इन सब के एक कंसेंसस हुआ है और वो ये हुआ है कि माइनस आमिर खान, यानी आमिर खान जो है वो इस पूरे प्रोसेस में कैजुअल्टी हुए हैं। और आमिर खान जब एमक्यूएम में वापस भी आए थे उस वक्त भी उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। एमक्यूएम के अंदर तकरीबन मिनी रिवोल्ट हो गया था इवन अगेंस्ट लंदन, और इस हद तक हो गया था कि उन्होंने कहा कि जी अगर आप इनको वापस भी ले रहे हैं तो राब्ता कमेटी में नहीं लेंगे। तो उस वक्त से ये, और अनीस कायम खानी वगैरह ये अलग ही उस वजह से, उनके एक रीज़न ये भी था क्योंकि अनीस कायम खानी से सारी चीज़ें लेकर वो आमिर खान को दे दी गई थी। तो आमिर खान को कभी भी एमक्यूएम के अंदर इंटरनल सर्कल में एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अब जो ये चीज़ें, और कामरान कसूरी वाला मसला भी आमिर खान का बना था, तो आमिर खान के जाने से अनीस कायम खानी की वापसी का इम्कान बढ़ गया, क्योंकि अनीस कायम खानी और आमिर खान के अंदर टसल थी। तो लगता ही है कि आ तो जाएंगे ये एक किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इंटरनल, और आप ये भी बताता चलूँ आमिर के विदिन ये जितने फैक्शंस हैं इनके अंदर बहुत से फैक्शंस हैं, यानी पीएसपी से बहुत से लोग निकल गए, रजा हारून निकल गए, डॉक्टर सगीर निकल गए, वसीम आफ्ताब निकल गए। इसी तरीके से जो आफाक है वो अपनी वो महाजिर स्लोगन को जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो आफाक की वैसे तो जाहिर है उनकी मजर दो सवाल आपने आफाक का जिक्र किया, तो आमिर खान यहाँ से भी क्योंकि निकाले गए हैं, तो क्या ये वापस आफाक की तरफ जाते हैं? 1 2 ये जो सारा बानमती का कुंभा इकट्ठा किया जा रहा है, ये क्लियरली नजर आता है कि इमरान खान को, पीटीआई को वहाँ से कराची से शिकस्त देने के लिए किया गया है। मगर क्या ये जो 9-0 के बगैर जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, ये सारे बाकी मिलके भी 0-0 ही रहते हैं? देखिए, अब लंदन के बारे में तो बिल्कुल एक रेड जो है क्रॉस लगा हुआ है। वो किस तरीके से उनके लोग जो हैं, इवन एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ भी एक प्रॉब्लम रही है कि उनके हाथ बंधे रहे। वो जब भी कोई पोजीशन लेने की कोशिश करते थे उन पे वो 22 अगस्त वाला केस खुल जाता था, हेयरिंग शुरू हो जाती थी, तो वो भी एक चिप के तौर पे जरूर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आफाक अहमद आते हैं वापस नहीं आते हैं, आफाक का मसला हल होता है नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आमिर बताऊं कि सिंध में जो पहला फेज हुआ था लोकल बॉडीज का, उस लोकल बॉडीज के पहले फेज में एमक्यूएम की गैर मौजूदगी में और पीटीआई क्योंकि कराची से बाहर कहीं मुतहर्रिक है ही नहीं, तो मीरपुर खास में अब सेकंड फेज कंप्लीट होगा, रिजर्व सीट्स होंगी, तो मीरपुर खास में इस चीज का ज्यादा इम्कान है पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का मेयर हो, और हैदराबाद का मेयर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है पीपल्स पार्टी की। ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो पीपल्स पार्टी को भी जो कुछ हलकों से मेरी बात हुई है, वो पीपल्स पार्टी को भी एब्सोल्यूट सिंध जो है वो देने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग अर्बन सिंध। ये जो उनके लिए भी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कराची में भी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स रहे हैं हमेशा से उसमें, और अब भी वो समझते हैं कि उनके पास 7-8 टाउन्स होंगे। देखना ये है क्योंकि पीटीआई को लोकल बॉडीज इलेक्शन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और लोकल बॉडीज इलेक्शन क्योंकि एक साइंस है, तो देखना ये है कि पीटीआई का अगर वोटर निकल आता है तो पहली जो 2 जमातें होंगी जो नंबर 1 नंबर 2 होंगी, उनका अलायंस बनेगा और मेयर डिप्टी मेयर। चलिए मजर साहब, आपने और आमिर साहब ने कराची को और मुत्तहदा के हवाले से सियासी फैक्टर के ऊपर बात की। मैं अपना सवाल अवामी फैक्टर के हवाले से आपके सामने रख देती हूँ। मुत्तहदा को मुत्तहिद करने के ऊपर सारा जोर लगाया तो जा रहा है। आपको नहीं लगता कि माजी का जो कल्चर हम लोगों ने शहरी सिंध के अंदर देखा, खतरनाक किस्म की भत्ताखोरी, लातादाद किस्म की हड़तालें, वही कल्चर इनके अगर मुत्तहिद हो जाते हैं उसके बाद भी शहरी सिंध को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमें देखने को मिलेगा? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये फैक्टर जिसकी आपने बात की, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट का फैक्टर। एस्टैब्लिशमेंट ने भी एमक्यूएम को इस्तेमाल किया। कौन सा फॉर्मर आईएसआई के लोग हैं जिन्होंने जब एमक्यूएम की जरूरत होती तो एमक्यूएम से हड़ताल करवा देते थे? अभी 2014 में जब धरना हो रहा था तो डॉक्टर तायरुल कादरी ने डॉक्टर इशरत इल्बाज को मैसेज दिया था कि लंदन से बोलें कि 2 दिन की हड़ताल करवा दें। उसने एमक्यूएम की ब्रूटैलिटी अपनी जगह, बट एमक्यूएम को इस्तेमाल भी किया गया अगेंस्ट पीपल्स पार्टी।
मुसलसल 92 के ऑपरेशन देख लें, 92 के ऑपरेशन में जो लोग मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन होता था, लेकिन उन मिलिटेंट्स के बहुत से लोगों को उठा के एमक्यूएम हकीकी में ज्वाइन करवा दिया जाता था। ठीक, तो ये सिर्फ वन फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर भी है कि एस्टैब्लिशमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है कराची की पॉलिटिक्स में और पर्टिकुलरली एमक्यूएम की पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक, चलिए, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया। आमिर साहब, अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे जिस माफिया के हवाले से अभी गुफ्तगू चल रही थी, इसी से मिलता जुलता माफिया किस तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या किसी भी चीज को, किसी भी शहर को तबाह करने के लिए। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, साल 2022 में भी आवाज उठाते रहे इस्लामाबाद के अंदर जो तबाही बर्बादी मचाई जा रही, हम आवाज उठा रहे हैं, मगर ये जो माफिया इसके हाथ और मजबूत होते चले जा रहे हैं। क्या करें कि पूरा जोर लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी लगा रहे हैं, शहर की जो सिविल सोसाइटी भी लगा रही है, मगर एक टोला बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो कि बाज़िदा उनको जल्दी है कि जल्दी से जल्दी जो है ना इस्लामाबाद की जो मारगला हिल्स हैं, यहाँ के जो जंगलात हैं, यहाँ का जो ग्रीन एरिया है, उसके अंदर हाउसिंग कन्वर्ट में कर दिया जाए, घर बना दिए जाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ ले आएँ, बिल्डर्स को ले आएँ, कमर्शियल करें। और वो हीले बहाने, कोई कभी इस तरफ से आते हैं, कभी इस तरफ से आते हैं, कई दफ़ा वो इन्वायरमेंट के नाम पे ही इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर रहे हैं, मगर एक जल्दी एक रश है। और रश वो जो है इतनी जल्दी से ये चीज़ें फाइलें मूव कर रही हैं, वरना तो बकौल मलिक रियाज जो है पहिए चाहिए होते हैं, ये पहिए खुद ही लगे हुए हैं क्योंकि अरबों खरबों की ये डील है। और रश शायद जल्दी इसलिए भी है कि गवर्नमेंट को ये पता नहीं कि ये कितने अरसा रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। दो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं ये जो मारगला हिल से परे जो ग्रीन एरिया है, जो इस्लामाबाद का नेशनल पार्क और जोन 3 कहलाता है। ये तकरीबन 50,000 एकड़ के करीब रकबा है जिसको ऊपर कब्जा करने की जो है माफिया एक बिल्डर्स का वो तैयार है। और सबसे बड़े दो बेनिफिशरीज जो हैं, एक का नाम आसिफ जरदारी साहब हैं जिन्होंने संजियानी में वो उस ज़माने में बड़ा शोर मचा, बड़े कंट्रोवर्शियल तरीके से वहाँ पे ज़मीन खरीदी और उस ज़माने में ये भी शोर था कि फॉरेस्ट पे कब्जा कर लिया। बहरहाल उन्होंने लीगलाइज कर लिया अपनी हुकूमत के दौरान। अभी दूसरे बेनिफिशरीज हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब। और तौकीर शाह साहब का वहाँ आबाई रकबा है, आबाई गाँव है संजियानी, तो उसके साथ जो मलका जीन जोन 3 के अंदर है, अगर वहाँ पे कभी वो कहते हैं जी गंदारा सिटी के नाम पे कुछ और लैंड चाहिए, कभी वो कह रहे हैं जी पुराने गांव ठीक कर लें, तो वो एक वहाँ पे कोशिश की जा रही है। मगर क्योंकि अब ये पहले वो सीडीए के ज़रिए झूठ बोला गया कि जी सीडीए ने, क्योंकि पहले बोर्ड ने कर दिया हुआ, वो हमने झूठ पकड़ा कि सीडीए ने पहले नहीं किया हुआ था, बोर्ड की मीटिंग्स को मिस इंटरप्रेट कर ले। अब उन्होंने सीडीए से भी करवा लिया। वो बेचारे के सीडीए के काफ़ी लोग भी हमारे पास कह रहे हैं खुदा के लिए जेल से बचाएं, हमारे कंधे पे रखे, मगर सीडीए के अंदर बेताशा लोग हैं जो कि तैयार हैं, शायद उनके पाम्स हैव बीन यू नो, उनको लग गया, मरहम लग गया, पहिए लग गए हैं। एक साहब खास तौर पे जो प्लानिंग के जो मेंबर हैं बाजवा साहब, वो पेश हैं कि वो उनके नाम के ऊपर रख के जो है ना ये किया जा रहा है। उन्होंने सीडीए ने समरी मूव की कि नहीं जी ये काम कर दें। उसके बाद वो समरी जल्दी से इंटीरियर मिनिस्टर के पास गई। इंटीरियर सेक्रेटरी साहब ने जो ना ये समरी हमारे पास पड़ी हुई है, ये इसकी तफसीलात बताते हैं अभी कि, और ये बताया जा रहा है कि जी इसके बाद ये फ़ौरन जो है एक कमेटी बना दी जाएगी और वो कैबिनेट में चली जाएगी और कैबिनेट की मोहर लग जाएगी। अब ये इसका मतलब ये है कि इसके पीछे सिर्फ तौकीर शाह और जो आसिफदारी नहीं है, ये जाहिर है कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और पता नहीं कौन कौन सी बड़ी मछलियाँ हैं। 2 4 5 इसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी,
उनकी ही आज डॉन के अंदर खबर है। इस खबर को ज़्यादातर काशिफ अब्बासी पिछले कई महीनों से जो है वो फॉलो करते हैं, तो वो बार बार इसमें जिक्र करते हैं कि एक बहुत ही अहम शख्सियत जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी है, वो पुश कर रही है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो अखबार वाले शायद नाम काट देते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि ये तौकीर शाह साहब है। ये तौकीर शाह साहब हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो एक PSPM भी हैं और उनके अपने गांव की ज़मीनें हैं। उनको 1 साल की मिली हुई एक्सटेंशन, कोई पता नहीं, जो ही अगर ये गवर्नमेंट चल जाएगी वो एक्सटेंशन एक दिन में कैंसिल हो जाएगी। जाते वक्त ये अरबों खरबों को करते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़मीन है जो कि जोन 3 में है वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती, वैसे अपने आबाई घर वगैरह बन सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाउसिंग बिल्डर्स का कुछ ना किसी तरीके कर लें, पहले छोटे पैमाने में करेंगे फिर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और अभी ये जो हमारे पास उसमें आई है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इस्लामाबाद एक प्लान शहर है, इसका एक मास्टर प्लान है दुरुस्त, और मास्टर प्लान के वायलेट नहीं कर सकते। एक CDA का मेंबर उसको ओवररूल नहीं कर सकता। एक इंटीरियर सेक्रेटरी साहब ये यूसुफ नसीम खोखर साहब, ये जहाँ भी जाते हैं ना ये कंट्रोवर्सी लेके आते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गए तो इनकी कंट्रोवर्सी आई, ये दोबारा पंजाब गए कंट्रोवर्सी आई, ये दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ये रिटायरमेंट में ये पता नहीं क्या इनके इरादे हैं, क्या ये चाहते हैं। ये सारी हमने देखा बड़ी बड़ी दौलतें लेके ना बाद में जब ये नैब के केसेस भुगते हैं, जिस उसमें घर के लोगों को जब रोटी पहुंचानी पड़ती है ना, इनको वो दिन नहीं याद आ रहे, जल्दी में रश में किए जा रहे हैं नाम, क्योंकि जिन लोगों के साइन हुए हैं पकड़े इन्होंने जाना है। तो ये किया जा रहा है, तो मास्टर प्लान की वायलेशन की जा रही है। तो दूसरा जो है इसमें चलाकी की जा रही है। चलाकी ये की जा रही है कि जी वो एक कमेटी बनाई जाएगी, कमीशन बनाया जाएगा जो कि जज साहब बैठेंगे। अच्छा, अब ये जज साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है, जज साहब पता नहीं अपनी मर्जी का लेके आएंगे, कोई जो है घर का जज होगा। फिर जो है उसके बाद जो है एक टेक्निकल टीम आएगी, वो भी अपनी मर्जी की होगी, वो कहेगी जी बड़ी ज़रूरी है। और चलाकी उसके अंदर ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम ना पुराने गांव को भी नहीं छेड़ रहे, बल्कि उनको मॉडल विलेज बना रहे हैं। और दूसरा एक नेशनल पार्क का हिस्सा है जोन 3 में, एक नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं है। वो कह रहे हैं जी नेशनल पार्क को नहीं हम टच कर रहे, नेशनल पार्क के अलावा वो जो हजारों एकड़ ज़मीन है हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं। इन चलाकियों पे मजीद क्या ख्याल है, बात कर रहे हैं अपने गेस्ट भी मैं मुतारिफ करा देती हूं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर वकार ज़करिया साहब भी मौजूद है। सर आपके भी वक्त के लिए शुक्रिया अगेन। मैं सकता हूँ मुझसे बेहतर जो है काशिफ अब्बासी और वकार ज़करिया साहब इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। शुरू बल्कि काशिफ आपसे करते हैं। काशिफ आप बहुत अरसे से इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं, अभी हमें ज़रा बताएं कि लेटेस्ट क्या है कि ये समरी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इशू कर दी है, ये अब इसके क्या ये चाहते क्या हैं? जी आमिर साहब, इसमें इशू ये है कि जून में ये सारा जब से ये गवर्नमेंट आई है तो ऑल ऑफ सडन एकदम से ये गंदारा इनक्लेव और ये प्रोजेक्ट और इसी पे सारा काम एकदम शुरू हो गया। ऐसा लगता था कि सारा CDA का कोई और काम है ही नहीं, सिर्फ एक इसी प्रोजेक्ट पे फोकस है। फिर करते 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 कि ये मीडिया में इशू आना शुरू हो गए। पहले तो उन्होंने ये अटेम्प्ट की कि ये जो गंदारा इनक्लेव एक CDA अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है जो जोन 1 और जोन 3 में है, पार्शली वो जोन 3 में आता है। तो उसको जोन 3 में इसलिए किया जा रहा है कि जब वो जोन 3 में हो जाएगा तो उसकी देखा देखी में जो ये लोगों की हजारों एकड़ जमीन है, बताते जाएं कि जोन 3 ग्रीन एरिया है और जोन 1 जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है। आम आदमी को ये समझाते जाएं, उनको जोन 1 2 3 4 का नहीं पता चलता, खासतौर पे वो लोग जो इस्लामाबाद से नहीं है। तो प्लीज ये एक्सप्लेन करते जाएं साथ साथ, प्लीज कैरी ऑन। जी तो CDA जो खुद इसका जो कस्टोडियन है उसने अटेम्प्ट की कि उसने जोन 3 में जाके ये कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की। तो पहले तो जो वो जज साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने CDA को काफ़ी डांटा भी है कि आप जो जोन 3 का एरिया आप उसको समझे कि वो जोन 1 है, आप इसको मान लें कि ये जोन 1 है। तो उसमें जब ये मीडिया में स्टोरीज आई तो उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई, तो उन्होंने फिर ये अटेम्प्ट की कि जी एक समरी लाएं, तो वो कैबिनेट में जाएगी तो कैबिनेट से अप्रूवल करवाएंगे। अच्छा, मैं अब इस समरी की आपको बात बताता हूँ। इस समरी में ये लिखा हुआ है कि जी हमने बोर्ड ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने काम सारा कर दिया है, उसने अप्रूवल दे दी। और इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो संगजानी का जो एरिया है वो कहते हैं अब उसको जोन 1 बना दिया जाएगा। जोन 1 का मतलब ये है कि आपका जो सेक्टोरियल पैटर्न है जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग जो सारा कुछ बनेगा, तो वो तो इस समरी में तो ये है। और इस समरी में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए ये है कि आप इसको जोन 1 मान लें जो संगजानी का एरिया है और बाकी जो नॉर्थ ऑफ मरगला एवेन्यू जितनी भी जो एरियाज आते हैं ना सर,
उसमें संजानी, जोड़का, पंडा खुर्द, शाह लादिता वगैरह, तो वो कहते हैं कि अब इसको जोन 1 समझ लिया जाए। कैबिनेट के पास ये ठप्पा लगवाने जा रहे हैं। और उसमें एक ऑप्शन बी भी रखा है। ऑप्शन बी ये है कि अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस तरह करें कि एक कमीशन बना दें, और उस कमीशन को डिक्टेट किया जा रहा है इन एडवांस कि विद इन 15 डेज इतना बड़ा मास्टर प्लान का चेंज, वो कमीशन को कहा जा रहा है, इस समरी में आप खुद पढ़ें कि 15 दिन के अंदर वो कमीशन सारा काम करके फौरी लाए और ठप्पा लगाए और जनाब उस एरिया को जोन 1 बना दें। और आमिर साहब, जोन 3 का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं। जोन 3 में 20,000 एकड़ जो जमीन है वो प्राइवेट लोगों की जमीन है, वो लोगों का राइट है कि वो अपने स्मॉल घर वहां पे बनाएं। लेकिन जोन 3 जो है वो लंग्स ऑफ द सिटी है। जिस डॉक्सी आइडियस ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान डेवलप किया था, उसने उसको रखा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, और कंस्ट्रक्शन होगी तो वो कंट्रोल कंस्ट्रक्शन होगी। जब CDA खुद जोन 3 में गंदारा इनक्लेव बनाएगा तो उसके बाद मतलब किस जवाब के साथ आप किसी को रोक सकते हैं। और वो भी एक बनाएंगे आप 20-20 मंजिला इमारतें ऊंची बड़ी, तो उन्हें अच्छा उसमें अब ये एक नया चक्कर ये चलाया हुआ है कि जनाब वो गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है तो पैसे चाहिए तो $बिलियन ऑफ डॉलर आएंगे, कोई डॉलर शलर नहीं आएंगे। इस तरह की स्कीमें पहले भी आती रही हैं। पिछले साल इसी CDA ने एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की और अखबारों में खबरें लगाई कि जी 100-150 अरब की स्कीम जी पार्क इनक्लेव की, इतने बड़ा मंजिला बनेगी। वो किधर गई? कुछ भी नहीं। इस स्कीम में भी ऐसा होना वरना कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये कि जो एरिया है आपके पास आते हैं, हमारे साथ रहिएगा काशिफ। मैं जरा बकार ज़िक्रिया साहब से ये व्यू लेना चाहूँगा। ज़िक्रिया साहब, ये आप बोर्ड के मेंबर हैं वाइल्ड लाइफ, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के, और बड़ा हम आपके काम को सराहते हैं कि आपने जिस तरह के ये नेशनल पार्क को प्रिजर्व कर रहे हैं और उसके लिए फ़ाइट करती हैं। मगर यहाँ पे इतनी जल्दी है कि उनको परवाह नहीं है किसी स्टेक होल्डर की, आपकी, सिविल सोसाइटी की, एनवायरमेंटलिस्ट की, और वो ये जल्दी में ठकाठक ये किए जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने 2 चीज़ें डाली हैं जिस पे मैं आपकी रोशनी चाहूँगा। एक वो कह रहे हैं कि हम नेशनल पार्क को नहीं टच कर रहे हैं, हम इसके बाहर के एरियाज़ को कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो गई हुई है, जिस तरह के D12 से पीछे, मारगला से पीछे C12 है, वहाँ हज़ारों लाखों पहले इन्होंने घर बनाने दिए उस सारे एरिया में। अब वो कहते हैं देखें ना, ये फेट कंप्लाई, अब तो ये घर बन गए हैं और इनको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक तरीका है वारदात जिसको आपके ये आखिरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी स्टेज पे अब जा रही है कि कैबिनेट का अप्रूवल हो जाता है, वो फाइनल हो जाएगा। यहाँ अदालतें भी खामोश हैं और आप जैसे लोग हैं जिनसे हमारी आखिरी उम्मीद है, इस पे डालें कि हम क्या करें, आप क्या कर सकते हैं? जी देखिए, नेशनल पार्क की अहमियत का तो आपने ज़िक्र किया है। ग्रीन एरिया शुरू में था जोन 1, और उस ग्रीन एरिया को ग्रीन रखने के लिए जो कानून बना था वो था नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ एक्ट था जिसके तहत नेशनल पार्क बना। तो जो ये कहना कि जो नेशनल पार्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा, देखिए नेशनल पार्क को तो बेतहाशा नुकसान पहुंच चुका है। इतनी जो हुकूमत ने जिस ज़मीन के लिए पैसे दिए थे, जिस पे इस वक्त नूरपुर, सैदपुर, कलिंजर, गांधियाँ ये तमाम मौजूद हैं और तकरीबन 1 लाख की आबादी हो गई है। तो ये कहना कि जी नेशनल पार्क को कुछ ना होगा, ये तो बिल्कुल हकीकत से मुनाफी है। नेशनल पार्क के अंदर तो आबादी घुसे आ रही है और नेशनल पार्क तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो रहा है। इदारे भी हैं, होटल भी हैं, नाजायज़ कब्ज़े भी हैं। तो नेशनल पार्क के अब अंदर का तो ये हाल है। तो अगर जोन 3 की कोई बात करते हैं तो ये कहना कि जी नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क अलहदा है, जोन 3 की को अगर संभालना है तो नेशनल पार्क को संभालना बहुत ज़रूरी है। 85% हिस्सा जो है जोन 3 का वो नेशनल पार्क है। तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं आप जोन 3 की नेशनल पार्क की बात की है? ज़िक्रिया साहब, हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे, पर फिलहाल ये है क्योंकि उन्हें 15 दिन का नोटिस दिया है कि जल्दी से रिपोर्ट करके दें ताकि कैबिनेट इसको पास करे। कैसे, हाउ डू वी स्टॉप देम? नहीं, ये तो देखें 15 दिन में जो मसला 50 साल में खड़ा हुआ है वो आप कहें कि 15 दिन में हल हो जाए, वो तो हो नहीं सकता। अब इसके हल क्या हैं? अंदर कुछ आबादियां हैं, ये कहना कि एक दिन उठा के इन सब लोगों को कहीं और फेंक दिया जाएगा वो भी मुश्किल है। तो नेशनल पार्क के हवाले से हमारी ये सोच है और हमने इससे CDA पे इससे बात भी की है कि देखें जिन जगहों पे आबादियां आ गई हैं, आप मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं, रेगुलराइज करना चाहते हैं, कर लें।
लेकिन जिन जगहों पे अभी और जो सरकारी ज़मीन है या जिस पे तामीरात नहीं हुई, आप उनको नेशनल पार्क में शामिल कर दें और उनके एवज़ अगर जोन 3 में आप कोई और ज़मीन आपातकारी के लिए लेना चाहते हैं तो ले लें। काफ़ी वक्त गुजर गया तो ये एक ऐसा हल है जिसमें एक मुनासिब तरीके से कुछ किया भी जा सकता है, नेशनल पार्क भी बच जाएगा और कुछ लोगों के लिए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो मसला है नेशनल पार्क का कि ये कहना कि इधर नेशनल पार्क की हद शुरू हुई और उधर एक प्लाजा खड़ा हो गया, तो देखें एक तरफ वाइल्ड लाइफ है, उसके साथ आप इतनी बड़ी जब तामीरात करेंगे तो वो असर उसका अंदर भी आएगा। ये कोई घर का लॉन तो नहीं है ना कि एक बेडरूम है और बाहर निकले तो आप लॉन में चले गए। ये नेशनल पार्क है, कुदरती एरिया है। तो हमने इनसे बहुत बार कहा है कि जी आप 100-200 मीटर के लगभग एक बफर जोन नेशनल पार्क के बाहर छोड़ दें, उसके बाद जो आबादी आप अगर कोई करते भी हैं तो ज़करिया साहब ये बहुत अच्छी बात आपने की, मगर इसके लिए एक बहसो मुबासा चाहिए, स्टेक होल्डर से डिस्कशन चाहिए, पार्लियामान में होनी चाहिए, कमेटियों में होनी चाहिए, मीडिया में होनी चाहिए। काशिफ, ये सब कुछ बड़ी खुफिया तरीके से किया जा रहा है। ये आप समरी निकाल के लाए हैं, ये खबरें आप लाए हैं कि ये जो CDA का क्या, अब देखिए कैप्टन उस्मान साहब जो CDA चेयरमैन है वो खुद पीछे रह रहे हैं, एक मेंबर आगे किया हुआ है, तो ये तो जारी है, उनको जल्दी है। यहाँ तो कोई बहस नहीं हो रही, कोई नहीं बताया जा रहा इस तरह के सोल्यूशन। बिल्कुल वहाँ मसाइल हैं, रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे जो कब्जे हैं या घर बन गए हैं या गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो हो रही हैं रोकने की, मगर उसके लिए गिव एंड टेक, बहस व मुबासा, यहाँ तो उनको एक जल्दी है। सर इसमें कोई बहस नहीं हो रही और इन्होंने कहा कि फौरी तौर पे समरी को ये तो सर्कुलेशन के जरिए करवाना चाहते हैं और फिर इसमें इन्होंने 15 दिन का टाइम रखा प्लान बी में कि अगर नहीं होती सर्कुलेशन से तो फिर इसको किसी तरीके से बस 15 दिन का टाइम रख के इसको कर दे। इसका इशू सर ये है कि जब CDA खुद अगर जोन 3 में कंस्ट्रक्शन कर देगा और वहां 20-20 मंजिला इमारतें बनी होंगी तो उसके बाद तो इस्लामाबाद का यहाँ सबसे बड़ा एक और मसला सर, ये जो एरिया संजानी का एरिया, ये वाटर शेड भी है, यहाँ पे सारा पानी जो पहाड़ों से आता है, तो यहाँ आबादियां होंगी और आगे जाके जोन 1, जब उस जोन 3 को जोन 1 ये बना देंगे जैसा इनकी ख्वाहिश है, तो फिर तो ये जो इस्लामाबाद जो बचा खचा जो शहर है इसमें भी पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा फ्यूचर में। दूसरा सर जो हमारा एनवायरनमेंट है, कोई एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं की गई, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं की गई और ये रातों रात ये सारा एक किस्म का काम करने की अटेम्प्ट की जा रही है और CDA के ऊपर इतना प्रेशर है कि अगर आप रिकॉर्ड निकलवा के देखें तो शायद इसके ऊपर कुछ 50 से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी हैं, ऊपर बुला के CDA को डांटा भी जाता है और जल्दी करें, ये करें, वो करें। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है और इस गवर्नमेंट को और खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है और ये कौन लोग हैं इसके बेनिफिशियरी। और ये जो PDM के बहुत सारे एक बड़े साहब हैं जो जिनका बड़ा स्टेक है PDM में, उनकी तो हज़ारों एकड़ ज़मीन है। अब इसमें तो कोई भी ना एक पार्टी बोल रही है ना दूसरी पार्टी बोल रही है और अल्टीमेट जो सफर होंगे, जो नुकसान होगा इस्लामाबाद के शहरियों को होगा। वो आप नाम नहीं ले रहे PDM की शख्सियत का, ये आपका अखबार नहीं, यहाँ आप कह सकते हैं कि आसिफ ज़रदारी की संजियानी में ज़मीन है, जाहिर है वो बेनिफिशरी हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाता है। जी आप क्या ख्याल है यहाँ पे जो हमें कहीं से इंसाफ मिल सकता है वो अदालत ही रह गई है। पर सवाल ये है कि कौन अदालत में जाएगा? स्टेक होल्डर्स, कोई NGO जाएगी, कोई शहर के एनवायरमेंटलिस्ट जाएंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल जाएंगे, क्योंकि हालांकि माजी में बहुत ज़्यादा अदालतें इस चीज़ का नोटिस लेती रही हैं। नेवी का क्लब बंद कराया गया, रावल डैम के किनारे क्लब बंद कराया गया और इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट से बड़े ज़्यादा कई दफ़ा सुओ मोटो एक्शन लिए। मगर ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो है एक जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मगर अदालतें खुद बिल्कुल इस वक्त खामोश हैं। चीफ जस्टिस साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनला साहब थे तो वो एनवायरनमेंट के इशूज़ के ऊपर बहुत टची थे, लेकिन अब क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस नहीं रहे और शायद अब हमारी अदालतें और सिविल सोसाइटी को खासतौर पे चाहिए, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर हैं, जो एनवायरनमेंट को सारे लोग समझने वाले, उनको चाहिए आए। और मीडिया भी उस तरीके से रोल नहीं प्ले कर रहा। आप इसको 2-3 दफ़ा आपने जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया, तो मीडिया की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है 1960 के बाद। इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट हो चुकी हैं। 2010 में भी एक समरी मूव हुई थी 11 में, लेकिन वो उस वक्त नहीं हो सकी। अब फिर ये दोबारा अटेम्प्ट की जा रही है।
तो ये खैर इतना आसानी से नहीं है, क्योंकि अब कैबिनेट में बाकी लोग भी होंगे। काशिफ, हम आपको आपके काम को बड़ा सराहते हैं कि आप इसको फॉलो अप करते हैं, हम भी फॉलो अप करते रहेंगे। पर लास्टली मैं सरबत ब्रेक पे जा रही हैं, और मैं लास्टली ये कहूँगा कि जिस उजलत में आप देखें CDA के कान मरोड़ के उनसे रातों रात जो है, और CDA के भी मैं कहूँगा लोग बीच में शामिल हो गए, उनको कंडोन नहीं किया जा सकता, उनको निकाला नहीं जा सकता। वो इस तरह की असम्बलियाँ बना के, एक जाली कमेटियाँ बना के, जाली रिपोर्टें बना के वो इंटीरियर मिनिस्टर कर रही है, इंटीरियर मिनिस्टर कैबिनेट को मिल रहा है, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई कमेटी नहीं है, खबर नहीं आ रही। ये तो साफ़ी भाई हमारे जो है खबरें निकाल के ला रहे हैं, तो ये खबर आ रही है। ये मास्टर प्लान इस्लामाबाद का चेंज होने जा रहा है, जो कि एक सैक्रोसैंक्ट हम समझते थे। ये आप देखें 60 साल बाद, 60 से भी लगा लें तो 60 साल बाद जो है ये बिल्कुल इसका नक्शा बदलने जा रहे हैं, और कोई इनको पूछने नहीं वाला। हम इसको जारी रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काशिफ अब्बासी हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद थे, और वाइल्ड लाइफ के सीनियर मेंबर हमारे साथ वकार ज़करिया मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आपने टॉपिक रखा हुआ था महंगाई का, वो बड़ा जरूरी मेरा ख्याल उस पर मैं बात करनी चाहिए। उसकी जो है पहले सिर्फ ये स्लाइड्स दिखा दें प्राइसेस की, बाकी कल इस पे बहस करेंगे। अकबर साहब, प्रोड्यूसर साहब, आप प्लीज जरा वो स्लाइड्स दिखा सकें अगर हमें क्विकली, कि 2001 साल पहले क्या प्राइसेस थी, अमेरिकी डॉलर कहाँ पे था, ये देख लेंगे जनाब। ये जनवरी 2022 में ये 178 रुपए का था, 226 रुपए का है। वैसे बाय द वे ये मार्केट में मौजूद नहीं है, 50 रुपए का भी अवेलेबल नहीं है, 250 के हिसाब से भी अवेलेबल नहीं है। आगे ये पेट्रोल प्राइसेस हैं आमिर साहब। 2022 के आगाज में जो पेट्रोल फी लीटर था वो 145 था, अब जब इख्तिताम हुआ है तो 215 रुपए के ऊपर गया। अगर प्रोड्यूसर आगे लेके जाते रहे तो मैं बताती रहूंगी। साथ साथ आटा, 2 वक्त की रोटी, वो जो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, आटा फी किलो 55 रुपए था आगाज पे, और जब इख्तिताम हुआ इस साल का तो 140 रुपए के ऊपर ये पहुंच गया। ये वो प्राइसेस हैं जो बताई जाती हैं, इनफैक्ट इससे डिफरेंट प्राइस के ऊपर आपको आटा मिलेगा। 2022 के आगाज में अगर चीनी देखें, गवर्नमेंट ये क्लेम करती रही 95 रुपए फी किलो है, मगर आखिर में 110 रुपए थी। ये भी क्लेम है, इससे कहीं ज्यादा ऊपर की प्राइस पे चीनी मिलती है। चिकन, आमिर साहब हम पिछले साल पे भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, मुर्गी कहे ना, चिकन चिकन आउट। चलो जी मुर्गी सुन ले। मुर्गी फी किलो 215 रुपए का हिसाब था जब 2022 का आगाज हुआ था, इख्तिताम हुआ तो 570। मजेदार बात है आमिर साहब, कल मैं लेके आई हूँ 680 रुपए के हिसाब से। ये प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ी सी डंडी मारी भी है, ये पता नहीं जो है ना किसी अच्छी जगह से जाके लेके आए, बहुत सस्ती रेट बता रहे हैं। अंडे फी दर्जन सर्दियों में सबसे ज्यादा जरूरत, 215 रुपए थे दर्जन के हिसाब से आगाज हुआ 2022 का, आखिर में 300 रुपए का है। हमारे मेकअप आर्टिस्ट बता रहे थे, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, वो कह रहे थे 35 रुपए का मिस एक अंडा मिल रहा है। तो आप हिसाब लगाएं 300 रुपए के हिसाब से कहां से आपको दर्जन सेल से पता चल रहा है कि उन्होंने अंडे खाने बंद कर दिए। तो जो बाकी ये प्राइसेस, इसके अलावा गैस की आ नहीं रही है, और बिल जो हैं डबल आ रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। और आज की लेटेस्ट खबर ये है कि यूटिलिटी स्टोर से जो है वो जो मिलता था उसमें 60% तक जो है ना, मेरा पहले 25 से लेके 60% तक कीमतें बढ़ा दी गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी हम जो है निचले तबकों के लिए, जिनके पास बेनजीर इनकम कार्ड है, उनको फोकस कर रहे हैं, उनको मिल जाया करेगा, बाकी को नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर इतनी करप्शन है कि उनके नाम से ये दोबारा खाया पिया जाएगा। वो जो एक निचला तबका है जिनको ये रियायत दी जा रही है, इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, और उसके अंदर पहले भी बेताशा करप्शन है, और ब्यूरोक्रेसी को और मौका मिलेगा उसमें से माल बनाने का। मगर ओवरऑल जो है सिचुएशन देखें तो ये यूटिलिटी स्टोर के अलावा अगर आपने ये करना है कि निचले तबकों को सस्ती देनी है, जिस तरह के इंडिया में दिया जाता है, तो ये सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए नहीं दिया जा सकता, आपको इसको करना पड़ेगा।
और दूसरा फैक्टर ये है कि बिल्कुल जो कमज़ोर तबका, तो उसको चले आपने ये रिलीफ दिया, मान लिया कि ये आप इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे, उसको सस्ती दाल और सस्ता आटा और सस्ता घी मिल जाएगा। मगर आप बेचारी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का क्या कसूर है? तनख्वाहदार आदमी किधर जाए कि तनख्वाहदार आदमी जो है उसकी तनख्वाहें इन्फ्लेशन की वजह से कम हो रही हैं, जो कि 26% तक जो है महंगाई हो चुकी हुई है और हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। उसके लिए रिलीफ कहाँ से आएगा, कौन देगा? और साथ में बेरोजगारी जो हो रही है, जो कल बताएंगे आपको तफसील बताएंगे कि जो फैक्ट्रियां जिस तरीके से बंद हो रही हैं। बिल्कुल, जाते जाते मैं बता दूं, मुझे ये बात कहने में कोई तामुल नजर नहीं आता। पाकिस्तान में कई सियासी जमातें हैं, लातादाद सियासतदान है, मगर पाकिस्तान की अवाम फिर भी लावारिस है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।